अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुशामदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। बंद कमरे के इजलासों में खुसूसी सुलूक और इंसाफ के दोहरे मयार को कबूल न करने के अज़ाइम अब पार्लियामेंट में खुलकर सामने आ गए हैं। आज वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में वाज़ेह किया है कि आइन में हर इदारे का एक दायरा इख्तियार है, मगर ये सब पार्लियामान के मरहून मिन्नत है। राना सनाउल्लाह के मुताबिक मुल्क में सियासी, इंतजामी और अदालती बहरान नहीं है, बल्कि बहरान पैदा करने की कोशिश की जा रही है। आज ऑडियो और वीडियो लीक होने की बातें हो रही हैं। ये बातें पहले क्यों नहीं हुई? वाज़ेह रहे कि आज ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट आईनी इदारा है जिसे ऑडियो टेप्स के जरिए बदनाम किया जा रहा है। हम सब्र और दरगुजर से काम लेकर आईनी इदारे का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। पार्लियामान का ये मुश्तरका इजलास जारी है। वहाँ पर अभी एक वक्फा हुआ था, लेकिन इसी मामले पर जो पार्लियामान के अंदर जिन निकात पर और जिन मामलात को रखा गया है, बड़ी तफसीली गुफ्तगू राना सनाउल्लाह ने की है। उसी पर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और सवाल रखेंगे। पैनल में मेरे साथ हैं अबसार आलम, शहजाद चौधरी, जैगम खान और ईसार राना साहिब। सवाल आप सबके लिए कुछ इस तरह से है, पार्लियामेंट ही अफजल इदारा है? राना सनाउल्लाह, क्या अदलिया और पार्लियामेंट आमने सामने आ गए हैं? जी अबसार आलम साहब। देखें, आपने जो इंट्रो में बताया है ना, दोनों पार्लियामेंट और अदलिया के दरमियान, ये बदकिस्मती है कि हालात इस नहज तक पहुंच गए हैं जहां पार्लियामेंट को अपना रोल असर्ट करने के लिए एक इजलास बुलाना पड़ा है। लेकिन अभी मैं देख रहा था, अब जब आप सवाल कर रही थी तो मैं देख रहा था ये ख़बर कि पार्लियामेंट में कुछ MNA जो हैं वो कतबे लेके खड़े हैं जिसमें साबिक चीफ जस्टिस आकिब निसार की तस्वीरें हैं और उस पर कुछ लिखा हुआ है, वो मैं नहीं पढ़ सका। लेकिन इससे ना कोई अच्छा तासुर नहीं जाता, इससे बेबसी नज़र आ रही है पार्लियामेंट की। और मुझे इस पे शिकायत है, पार्लियामेंट से शिकायत है, क्योंकि पार्लियामेंट मेरी नुमाइंदा है, पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदा है। और पाकिस्तान के आइन के मुताबिक पाकिस्तान के अवाम इस मुल्क के असल हाकिम हैं और वो पार्लियामेंटेरियन के ज़रिए अपना ये हक़ हुक्मरानी इस्तेमाल करते हैं। तो पार्लियामेंट को चाहिए कि अपने अंदर जो है ना अपनी रीढ़ की हड्डी को मजबूत करे। और इस तरह खड़े होकर एहतजाज करना, ये तो आम लोग भी हम करते हैं एहतजाज। आपके पास तो इख्तियार है कानून बनाने का, कानून को बदलने का। अवाम की उमंगों के मुताबिक कानून बदलें, कानून बनाएं और अपने आप को असर्ट करें, अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करें, अपना काम बेहतर करें, अपना मयार इतना ऊपर लेके जाएं कि आप जो कुछ कहें उस पर अदलिया में या एग्जेक्टिव में या मीडिया में किसी को जरूरत ना हो कि वो आप पे उंगली उठा सके। आपका एथिकल और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड इतने हाई होने चाहिए पार्लियामेंट के कि अदलिया की जरूरत ना हो कि वो आपके इंक्रोच कर सके। और ये बदकिस्मती है कि अदलिया ने इंक्रोच किया है। और इसलिए भी बदकिस्मती ज़्यादा है कि हमारी अदलिया की तारीख इंतहाई भयानक है। आमिर के सामने घुटने टेक देते हैं और जैसे ही कोई सिविलियन सेटअप आता है, पार्लियामेंट अपना काम करने लगती है, तो ये अपने जुब्बे उठा के आ जाते हैं और बैठ के कभी आइन की तरमीम को मनसूख कर देते हैं, कभी पार्लियामेंट के कानून को मनसूख कर देते हैं। ये इफ्तिखार चौधरी साहब जब आए थे वापस आवाम की और वकला की सपोर्ट से, तो उन्होंने आके जो अपनी डिक्टेटरशिप शुरू कर दी एक नई, बजाय अदलिया को ठीक करने के, उसका अंजाम आज हम भुगत रहे हैं ना। अदलिया में जिस तरह के लोग उन्होंने ला के बिठा दिए हैं, अपने चमचे कटचे ना, जिन्होंने कभी कुछ, मैं समझ गया हूँ आपकी बात, मैं इसलिए जरा एहतियात कर रहा हूँ। लेकिन थोड़ा सा तो बोलने देना आयशा। वो तो उन्हीं को बिठाएंगे जो उनके पास इख्तियार है। पार्लियामान कानून साजी कर ले, तरीकाकार बदल ले, तब्दील कर ले। यहाँ बातें तो हर पार्लियामान बहुत करती है, मगर इस्लाहात तो किसी जगह नहीं होती। चाहे वो कानून इंसाफ के इदारे हों, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, गवर्नेंस हो, आखिर इस्लाहात तो किसी कानून साजी से होगी। कानून साजी पार्लियामान ने करनी है और उसी हड्डी पे आपने खुद सवाल उठा दिया कि कर क्या सकते हैं, कतबे उठा के नारे लगा। बिल्कुल मैंने उठाया और मैं उन्हें इसीलिए सवाल उठा रहा हूं कि शायद उन्हें कुछ थोड़ा सा गुस्सा आ जाए, थोड़ी गैरत आ जाए पार्लियामेंटेरियंस को, और वो कम से कम अपना जायज़ हक तो लें। अदलिया तो अपना नाजायज़ हक भी ले जा रही है, पार्लियामेंट का जायज़ हक छीन लेती है अदलिया, लेकिन इनके पास कोई अपना जायज़ हक भी इस्तेमाल नहीं करते। पता नहीं क्यों हर वक्त ये उंगली की तरफ देखते रहते हैं सारे पार्लियामेंटेरियंस होंगे ना। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। जी बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ करें ना, जायज़ का मामला है सर, बिल्कुल करें, बट सियासी मुखालिफ बने रहते हैं ना। इस पे दोबारा भी गुफ्तगू कर लेंगे। जैगम साहब, ऑडियो लीक्स का मामला मीडिया में आता है, सुप्रीम कोर्ट में इसकी गूंज आई और अब पार्लियामान में भी आज इसकी गूंज रही। किसी तरह हल किया जा सकता है इस मामले को? हल हो सकता है, हल करना चाहिए, या ये तमाम मामला मज़ाहिका खेज है, इसको एक तरफ रख देना चाहिए? इस मसले को हल करना बहुत ही मुश्किल है। उसकी वजह यह है
कि जो हमारा बहरान है अदारों का वो हर तरफ फैला हुआ है। और अभी अफसार साहब ने जिस तरफ इशारा किया, देखिए 2009 में जब इफ्तिखार चौधरी साहब आए और हमें बहुत उम्मीद थी कि अब एक नई अदलिया जन्म लेगी जो आज़ाद अदलिया होगी। अदलिया पहले की निस्बत आज़ाद तो हुई, लेकिन उसने दो ऐसे काम किए जिसकी वजह से जो पाकिस्तान का आइनी निज़ाम है, ट्राइकाटमी ऑफ पावर है कि 3 हिस्सों में ताकत तकसीम है, उसको उलट के रख दिया। सबसे पहले तो उन्होंने अपने आप को सेल्फ सेलेक्टिंग इंस्टीट्यूशन बना दिया कि अपने बंदे खुद चुनने हैं। दूसरा उन्होंने ये किया कि अपने आप को हर तरह की ओवरसाइट से, निगरानी से, हर तरह के एहतसाब से अपने आप को आज़ाद कर दिया कि कोई उनका एहतसाब नहीं कर सकता। यानी जो उनको आज़ादी मिली थी, जो होनी चाहिए थी, उस दायरे से बहुत आगे निकल गए। फिर हमने देखा कि मुसलसल उस अख्तियार को जो उन्होंने हासिल किया था उसको इस्तेमाल करते हुए उन्होंने सियासी अमूर में इनक्रोच किया, मुदाखलत की। इंतज़ामी अमूर में जो एग्जेक्टिव का एरिया था, जो दूसरा पिलर ऑफ स्टेट था, उसमें इनक्रोच किया। लेजिस्लेशन में इनक्रोच किया। उन्होंने आइन साजी करना शुरू कर दी जो किसी तरीके से उनका काम नहीं था। उन्होंने माशी मामलात में मुदाखलत शुरू कर दी जिससे अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। सब देखते के देखते रह गए, कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने एक नई कानून साजी अपने बारे में कर दी है, जो अपना निज़ाम बना दिया है, उसमें वो सबसे ऊपर हो गए हैं। किसी एहतसाब से भी वो बालातर हैं और इसका उनको अब खुद नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि जब कोई इदारा एहतसाब से बालातर हो जाए तो फिर वो अपनी इस्लाह नहीं कर सकता, अपने आप को बेहतर नहीं कर सकता। फिर पब्लिक ओपिनियन में जो उसका मकाम होना चाहिए था, जो एहतराम होना चाहिए था, वो हासिल नहीं कर सकता। अब इस वक्त जो एतराज़ उठा है, जो लीक्स आई हैं, सही भी हो सकती हैं, गलत भी हो सकती हैं, लेकिन उनका जायज़ा तो होना चाहिए। ऐसा मैकेनिज़्म तो होना चाहिए था कि दुनिया की तमाम पार्लियामेंट्स की तरह, अगर दुनिया के किसी और मुल्क में होता तो क्या होता। इस वक्त पार्लियामेंट उसको जांच रही होती, उस पर कमेटीज़ बनाई होती, इस तमाम जो कज़िया था उसकी निगरानी करती और उसकी इन्वेस्टिगेशन कराकर किसी नतीजे पर पहुंचती और कुछ जजेस को या तो बरतरफ करती या ये कहती कि उन पर लगाया गया इल्ज़ाम बिल्कुल गलत है। ये दुनिया भर में होता है। हायर जुडिशरी की जो ओवरसाइट है वो पार्लियामेंट करती है। ठीक। अब अगली बात मैं क्विकली सिर्फ ये कहूँगा पार्लियामेंट के हवाले से, पार्लियामेंट अफजल इदारा है लेकिन अफजल बनकर दिखाए। राना साहब ये बता दें कि 2013 से 2018 तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने पार्लियामेंट को कितनी अहमियत दी। नवाज शरीफ साहब कितनी बार पार्लियामेंट के अंदर आए, पार्लियामेंट में कितनी पॉलिसी साजी की गई, कितने कानून बाकायदा पार्लियामेंट से पास हुए और कितने सदर से ऑर्डिनेंस के जरिए से दागे गए। तो इन सब चीज़ों को देखना होगा। मेरे ख्याल में इस वक्त नेशनल डिबेट की ज़रूरत है। ये बहरान है, अदलिया बहुत अहम इदारा है, उसे हर तरह के शक व शुबे से बालातर होना चाहिए। ठीक है शहजाद साहब, बड़ा खुल के वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वहाँ केस रखा, कुछ अहम निकात रखे इलेक्शन से लेकर पीटीआई तक के मामले पर। वो कह रहे हैं कि हमें पार्लियामान की रहनुमाई दरकार है और क्या हम अपनी राय का इजहार करें तो वो गैर कानूनी अमल होगा। ये जो कुछ हो रहा है और जो ऊपर अभी जैगम साहब ने पार्लियामान को लेकर और अदलिया को लेकर जो उनकी इंक्रोचमेंट की बात की, वाकई इदारे आमने सामने खड़े हो गए हैं या हम डायलॉग की तरफ किसी तरह चले जाएंगे और बेहतर तौर हल निकाल पाएंगे? देखिए, ट्राइकोटमी ऑफ पावर का मैंने कल भी इशारा दिया और कहा कि 3 जो हमारे महकमे हैं, जो कि जिनकी जिम्मेदारी है, ताकत का जो बंटवारा है इन 3 के बीच में, वो एक इस तरह का बैलेंस है जो हमारी असास है हमारे निज़ाम की। ये तो एक बुनियादी सतून हो गया हमारी अंडरस्टैंडिंग का। दूसरा, पार्लियामेंट एक अफजल तरीन इदारा है, अफजल इदारा है अपने दायरा इख्तियार के अंदर। जब ये अपने दायरा इख्तियार से बाहर जाता है तो फिर ये अफजल नहीं रहता, हर उस इदारे की तरह जो कि अपने दायरे से जब बाहर जाता है तो अफजल नहीं रहता। तीसरी बात, एक इदारा तब अफजल होता है जब उसका मुकम्मल जो उसका स्ट्रक्चर है वो मुकम्मल हो। अब 350 का अरकान मेंबरान का अरकान हो, असेंबली हो और उसमें सिर्फ 200 से भी कम लोग मौजूद हों तो वो कैसे अपने आप को एक मुकम्मल इदारा कह सकता है? इदारा ही इनकम्प्लीट है, मुकम्मल नहीं है इदारा अपने तौर पर। इसलिए सेनेट को साथ मिलाना पड़ता है कि कम से कम कुछ लोग उस ऐवान में बैठे नजर आए और उस ऐवान के अंदर अभी भी 150 से 250 लोगों की कमी है जिस तरह उसको होना चाहिए। अगर सेनेट को भी साथ मिला ले तो अगर इस किस्म का इदारा है तो फिर तो वो अपने तौर पे मॉथ ईटन, ब्रोकन और एक खाया हुआ कपड़ा जिस तरह खाया हुआ होता है, टूटा फूटा, इस किस्म का इदारा है। ये क्या इदारा है कि जिसको अपना लेजिस्लेशन नहीं करवा सकता।
ये क्या इदारा है कि फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान के ऊपर डिबेट नहीं कर सकता? ये क्या इदारा है कि बजट के ऊपर डिबेट नहीं कर सकता और वजीर खजाना आता है, तकरीर करता चला जाता है, वो किताबें बंडल वैसे का वैसे पड़ा रहता है? ये क्या इदारा है कि जिसकी लेजिस्लेशन के लिए बैरूनी असरात कारगर होते हैं, इसके अंदर की अपनी ताकत, अपनी कुव्वत कभी सामने नहीं आती? ये क्या इदारा है कि जिसके अंदर डिबेट की काबिलियत और अहलियत बहुत कम लोगों में अगर है तो है? इसलिए ये क्या इदारा है कि जिसने 18वीं तरमीम जब पास की तो वही चीफ सुप्रीम कोर्ट ने वापस भेज दिया कि जब तक 19वीं नहीं लेके आओगे मैं 18वीं पास नहीं करूंगा, और इनको 19वीं करनी पड़ी। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट का बुनियादी तौर पर ये इंडियन सुप्रीम कोर्ट से एक डॉक्ट्रिन डेवलप हुआ जिसको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कहा जाता है कि चंद ऐसे हमारे एलिमेंट्स हैं हमारे आइन के जिनको के कभी छेड़ा नहीं जा सकता, जिसके अंदर जमहूरियत, जिसके अंदर के इसका इस्लामिक तशख्खुस और इस तरह की बाकी चीजें, हाकमियत अवाम की, और इस तरह के 5 ऐसे एलिमेंट्स हैं। उसके अंदर जब भी आप आइन और जमहूरियत की बात करेंगे और 90 दिन के इलेक्शन हो या 120 दिन के हों, जब तक ये तमाम पार्टियां मिलके पीटीआई समेत ये फैसला नहीं कर पाती कि हाँ हमें ये तब्दीली कबूल है, उस वक्त तक जो आइन की रूह है उसको सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता। इसको करना पड़ेगा। ये इस तरीके से जिसे कहते हैं कि वो रैम रॉड नहीं कर सकते, आप गले के अंदर डाल के वो किसी चीज के साथ अंदर नहीं डाल सकते कि अच्छा ये दवाई आपको खानी पड़ेगी, जिसके अंदर हम सुप्रीम कोर्ट को भी कंट्रोल करेंगे और इसको हम ये भी बताएंगे कि इलेक्शन कब होने। ऐसा नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट वापस भेजेगा। याद रखें इस वक्त इसराइल के अंदर जो सबसे बड़ा इस वक्त जो तनाजा चल रहा है वो नेतन्याहू की ये एफर्ट है कि सुप्रीम कोर्ट को मैं कैसे काबू कर सकता हूं, और उसने जो प्रपोज की हैं उसके अंदर अमेंडमेंट्स, उनके ऊपर पूरा इसराइल खड़ा हो चुका हुआ। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि जहां जहां पे ट्राइकोटमी है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए ताकि ये निजाम आगे चल सके। हर इदारे को दूसरे इदारे के दायरे इख्तियार को रिस्पेक्ट करना और अपने दायरे इख्तियार के अंदर ही काम करना है तो डिलीवर हो सकेगा। इसार साहब, मुश्तरका इजलास में राना सनाउल्लाह ने इमरान खान, उनके तर्ज सियासत और जो कुछ गुज़िश्ता कुछ अर्से में भरपूर तनकीद की। क्या राना सनाउल्लाह साहब दूसरी तरफ से अगर देखा जाए तो अदलिया को भी पैगाम दे रहे हैं इस पूरी तनकीद के जरिए? देखें, बात यह है कि जिस पार्लियामेंट में वो आज बैठ के अदलिया पे बात कर रहे हैं ना, इस पार्लियामेंट को प्रोटेक्शन भी अदलिया नहीं दी। जब इमरान खान के डिप्टी स्पीकर ने ये पार्लियामेंट तोड़ दिया ऑलमोस्ट, तो फिर अगले दिन इसी अदलिया ने उसको गैर आइनी करार देके और इन लोगों को कहा कि नहीं आप कंटिन्यू करें, और पार्लियामेंट ने इन्हें एक शेल्टर दिया। असल बहरान क्या है? ये जो हो रहा है ना, जो बहरान पैदा हो गया है, और ये वो बहरान क्या है? बहरान ये कि जो अदलिया है वो आइन के मुताबिक इंतखाबात कराने पे जोर दे रही है। ये इंतखाबात नहीं कराना चाहते। आज भी अगर मगर किया वहाँ, आज भी अगर मगर किया। ये वो एक सवाल है, वो कहते हैं कि अगर इंतखाब से अदम इस्तेहकाम निकले तो ऐसा इंतखाब कैसे करें? तो फिर आप ऐसा करें कि आइन में लिख दें कि जी क्योंकि इससे अदम इस्तेहकाम पैदा होता है, मैं ऐसा सोच रहा हूं। हाँ, तो इंतखाबात निकाल दें आइन में से और इसी तरह चलने दें। इनके बाद कोई और आ जाए, इन्हीं के बंदे, उससे आगे फिर कोई और आ जाए। आइन को लपेट के आप एक साइड पे रख दें, क्योंकि इंतखाबात से तो अदम इस्तेहकाम पैदा होता है, क्योंकि अवाम के फैसलों से अदम इस्तेहकाम पैदा होता है, क्योंकि अवाम में सलाहियत ही नहीं है फैसला करने की। वो जो फैसला करेंगे उससे अदम इस्तेहकाम पैदा हो जाएगा। इसलिए आप इंतखाबात को लपेट के साइड पे कर दें। और ये जो बहरान देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, पूरी दुनिया में अदलिया का एक असूल है कि जज मुलजिम के साथ खड़ा होता है। वो ये समझ के खड़ा होता है कि ये बेगुनाह, ये साबित सामने वाले ने करना होता है कि ये गुनाहगार है। अदलिया यही वजह कि हमारे यहाँ माजरत के साथ गुज़िश्ता कुछ अरसे में जब सियासी मामलात पहुंचे तो वहां कहा गया कि साबित भी आपने करना है। बिल्कुल, देखे ना कि एक वक्त आया मुल्जिम नहीं साबित करना, जो इल्जाम लगाने वाला है वो साबित नहीं। जो आज अदलिया पे ये सारा कुछ कर रहे हैं, अदलिया ने तो उनको गोद में लेके तेरी में गावा जुगनी, अल्लाह बिस्मिल्लाह मेरी जुगनी गाती रही है। उनको कहते रहे कि वो इदारों को कहते रहे कि आप इन पे इल्जाम लगा रहे हैं तो साबित आप करें, इन्होंने नहीं सफाई देनी। और दूसरी चीज ये है कि अगर आइन 90 दिन में इंतखाबात का कह रहा है तो फिर कोई कितना ही बड़ा तगड़ा पहलवान क्यों ना हो, उसको उस आइन को मानना पड़ेगा। फिर नहीं तो आप में और किसी डिक्टेटर में क्या फर्क रह जाता है? आप में, मैं आज एक क्लिप देख रहा था जाउलक साहब का, उन्होंने कहा जी असम्बलियां यूं हो गई, भुट्टो साहब यूं हो गए, फलां यूं हो गए, आइन को मुकम्मल मुअत्तल नहीं किया गया, उसकी कुछ शिकों को मुअत्तल कर दिया गया। वह एक जुमला
कि मुअत्तल कर दिया गया। तो आप भी तो यही कर रहे हैं कि आप जो सबसे बड़ा आर्टिकल है 224, जैगम भाई ने मुझे रट्टा लगवा दिया उसका, कि वो कहता है इंतखाबात कराएं, आप उसको मानने पे तैयार नहीं है। एक और भी शिक्के जो कि इंतखाबात की इकट्ठे भी बात करती है, कहीं निगरान होगी कहीं नहीं होगी, ये भी एक सवाल है। जो लोग आपस में बैठ के बात करने को तैयार नहीं है वो किस तरीके से राजी होंगे कि आज एक सूबे का इंतखाब हो जाए, कल कौमी असेंबली का होता हुआ निगरान हुकूमत नहीं होगी। मतलब है मसाइल का हल तो हमें किसी तरह गुफ्तगू से निकालना पड़ेगा। कुछ कहना चाह रहे हैं? एक जुमला मैं अभी रह गया जुमला। जी मेहरबानी। नहीं एक जुमला रह गया। वो ये है कि आप जो ये डायलॉग की बात कर रही है ना, 2 दिन पहले द मेडिएटर एक ग्रुप है सिविल सोसाइटी का जिसमें वुकला, दानिश्वर और ये सारे लोग शामिल हैं। इन्होंने इमरान खान से मुलाकात की और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के हवाले से उनसे कहा कि जब तक आप बैठेंगे नहीं ये मामला हल नहीं होगा। और इमरान खान ने उन्हें कहा कि जी ठीक है मैं तैयार हूँ। बड़े अच्छी बात है। मैं प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आऊंगी। एक तरफ डायलॉग की बात करें, दूसरी तरफ आप इदारों के ऊपर उंगली उठा दें कि वो मेरे साथ क्या करने वाले हैं, तो फिर डायलॉग नहीं होगा। अबसार साहब जी कहिए। जी मैं सिर्फ एक बात का इसमें जिक्र करना चाहता हूँ कि इंतखाबात तो एक इशू है ना जिस पे सुप्रीम कोर्ट इंटरेस्ट ले रही है, लेकिन जो ज़ुबान ज़द आम चीज़ें हैं ना सुप्रीम कोर्ट को उसके बारे में भी सोचना चाहिए। अभी जैगम साहब ने भी जैसे कि बताया ओवरसाइट नहीं है इनकी कोई, शहजाद चौधरी साहब ने भी बताया कि एक दूसरे के दायरा इख्तियार में इंक्रोच ना करे अदलिया, जो कि कर रही है मुसलसल, और उससे पाकिस्तान को मुआशी तौर पर भी बहुत नुकसान पहुँचा, सियासी तौर पर भी पहुँचा है। 63A को उन्होंने रीराइट कर दिया, उनके पास इख्तियार नहीं था। और अभी जो ऑडियो लीक्स आ रही हैं, आज चीफ जस्टिस साहब, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने ये बात की है कि हम इसकी परवाह नहीं है। नहीं, ये गलत बात है, उन्हें परवाह होनी चाहिए। उन पे उंगली उठी है, उन्हें चाहिए कि उसकी तहकीकात करवाएं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आईनी इदारा है, इसीलिए बनाया गया है कि जजेस जो सबके जिंदगी मौत का फैसला करते हैं, अगर उन पे उंगली उठी है तो उसको वो कारपेट के अंदर ना घुसेड़ दें कि जी नहीं हम परवाह नहीं करते। आप परवाह करें ना करें, हम तो परवाह करते हैं और हम चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में कुछ जजों के खिलाफ चले तो गए, तो वो हो तो रहा है उसमें बात, तो आगे उसको ओ भाई आगे भी तो चले ना, उसको दबा क्यों देते हैं? ये अभी आज स्टेटमेंट क्यों दिया उन्होंने अदालत में कि हमें परवाह नहीं है? इसका मतलब फैसला तो पहले कर दिया, फैसला तो पहले कर दिया उन्होंने। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल फैसला करे ना, कोर्ट में बैठ के फैसला ना करे कि हमें इससे परवाह नहीं है। परवाह होनी चाहिए। एहतसाब से बालातर किसी को भी नहीं होना चाहिए। बड़ा बैलेंस एक पॉइंट ऑफ व्यू है। जारी बात है, अवाम ट्रस्ट करते हैं अपने इदारों के ऊपर। आगे की बात हो रही है और ऐसा नहीं है कि बहरान नहीं है। पाकिस्तान गुज़िश्ता 1 साल से एक बहरान से गुजर रहा है और वो एक तर्ज का बहरान है भी नहीं। पाकिस्तान के सियासी रहनुमाओं की तरफ से इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट की हिमायत लेना कोई नई बात नहीं है। नवाज शरीफ 2000 में कैसे जेल से सऊदी अरब पहुंचे और बेनजीर 2007 में कैसे पाकिस्तान वापस आई, ये सब मुसद्दिका तारीख का हिस्सा बन चुका है। जबकि अपनी सियासत के लिए एंटी अमेरिकन जज्बात उभारना भी हमारे सियासतदानों का वतीरा रहा है। इसकी हालिया मिसाल इमरान खान का वो बयानिया है जो उन्होंने गुज़िश्ता साल मार्च में अपनाया और फिर अपने सियासी मिजाज के मुताबिक इस बयानिया में यू टर्न्स भी लेते रहे। एक तरफ गुलामी नामंजूर के नारे लगते रहे तो दूसरी तरफ KPK में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजीर आला महमूद खान अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम का अमरीकी ताउन पर शुक्रिया अदा करते रहे। फवाद चौधरी फरवरी में अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात करने खुद उनकी खिदमत में हाजिर हुए। उधर अमरीकी कांग्रेस के अरकान ब्रेट शर्मिन और सेनेटर जैकी रोजन भी इमरान खान के हक में ट्वीट्स कर रहे हैं। PTI के रहनुमा यूरोपीय यूनियन के सफीरों के साथ नाश्ते की मेज पर मुलाकातें कर रहे हैं और ऐसे में ज़ल्मे खलील साद जैसी इंतहाई मुतनाज़ आलमी शख्सियत भी इमरान खान के हक में ट्वीट्स करना शुरू हो गई हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की साजिश हो सकती है। पाकिस्तानी हुकूमत इमरान खान को रियासत का दुश्मन करार देने का इरादा रखती है। ज़ल्मे खलीलजाद की सोच को दुनिया भर में अमरीकी एस्टैब्लिशमेंट का इजहार करार दिया जाता है। उनकी तरफ से ऐसे वक्त में इमरान खान की हिमायत करने के क्या मकासद हो सकते हैं जब इमरान खान और उनके अहम साथी पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट पर दिन रात तनकीद कर रहे हों और फिर दूसरी ही सांस में मौजूदा हुकूमत को इम्पोर्टेड हुकूमत भी करार दे रहे हों। इसी मामले को जानने की कोशिश करते हैं। सवाल आप सबके लिए इस तरह से है, पाकिस्तान का दाखिली सियासी अदम इस्तेहकाम क्या आलमी ताकतों को मुदाखलत की दावत दे रहा है? शहजाद चौधरी साहब। आयशा, आपको सब अमेरिकनों के नाम याद हैं, अब मुझे जरा बताइए कोई चाइनीज नाम भी याद हैं आपको? कुछ इतने सारे जो सराहत हम चीन से लेके आते हैं, जो हमारा हिमालय से ऊंचा दोस्त और पानियों से गहरा, समंदरों से गहरा। शी जिनपिंग का नाम जरा मुझे पता है क्योंकि वो उनकी इतनी मुदाखलत मुझे नहीं नजर आई, ना पता चली। जो किताबें पढ़ी हैं उनके अंदर भी सारे अमरीकी, ये हमारे NRO के बाद भी वही नाम आते रहते हैं, उन्हीं की मुलाकातें हाईलाइट होती हैं। IMF भी उधर से ही आता है, उधर से ही सारे बयानिए आते हैं। पता नहीं, हमने वही कश्ती पकड़ी हुई है फिलहाल।
अच्छा, आप बोल लीजिए या मैं बोल लेता हूँ। अच्छा, इसका जवाब सिर्फ इसका जवाब आपकी तरफ से सिर्फ ये होना चाहिए कि मुझे सिखाया ही ये गया है जो मैंने बोल दिया है। जो बाकी है वो मैंने सीखे नहीं है, मैंने भी नहीं सीखे, मैं भी आपकी तरह हो रहा हूं कुछ नामों से। लेकिन कहने दीजिए, मेरा मतलब कहने का ये है कि कहने को साउथ एशिया वॉचर्स जो हैं, माइकल कुगलमैन है, आज हुसैन हक्कानी का भी बयान है, सिमिलरली ज़ल्मा खलीलज़ाद ने भी बहुत सारे ट्वीट्स किए, और ये 23 करोड़ का मुल्क है और एक न्यूक्लियर पावर है, और साउथ एशिया का एक बहुत ही कलीदी मुल्क है जिस तरह से ये बैठा है जियोग्राफिकली, और जिस दहाने पे ये बैठा है। चीन का पड़ोसी है, भारत का पड़ोसी है, ईरान एक तरफ है। ऐसे मुल्क को जहां पर अगर किसी किस्म का भी अदम इस्तेहकाम होगा तो दुनिया देखेगी और बहुत गौर से देखेगी और परेशान होगी इस अदम इस्तेहकाम से। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। अलबत्ता क्या ज़ल्मा खलीलज़ाद हो या डोनाल्ड लू हो, क्या वो किसी तरीके से पाकिस्तान की पॉलिसी को डिटर्मिन या ड्राइव कर सकते हैं? मेरा तो नहीं ख्याल कि नहीं कर सकते। हर सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी पिछले दिनों के अंदर बात हुई हमारे यहाँ सेनेट के अंदर, किसी ने जिक्र किया न्यूक्लियर पावर का, गो के उसके बाद उन्होंने उससे फिर वापस रिट्रैक्ट किया। लेकिन क्या है, एक अजीब मज़ाक़-ख़ेज़ बात थी। पाकिस्तान के न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं उसके ऊपर किसी किस्म की क्या सौदेबाजी होगी? कौन करेगा? वो आखिरी दिन होगा जिस दिन कुछ भी नहीं रहेगा इस मुल्क का। अल्लाह खुदा न खास्ता मेरे मुंह में न्यूक्लियर वेपन्स जो है उस दिन खत्म हो जाएंगे। जब तक एक आदमी भी अवेलेबल है यहाँ पे, क्रीड बता रहा हूँ आपको, ईमान बता रहा हूँ इस मुल्क का। मैं न्यूक्लियर फोर्सेस का इंचार्ज रह चुका हूँ, कमांडर रह चुका हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए इस तरह की मैं फजूल बातें जो होती हैं, इनसे बिल्कुल आप दुनिया देखेगी, दुनिया बोलेगी, दुनिया हमारे बारे में कमेंट भी करेगी, कमेंट्री करेगी। तो हम भी दुनिया के बारे में हम नहीं बताते सऊदी अरबिया को क्या करना है, हम नहीं कहते ईरान को क्या करना चाहिए। हम यहाँ बैठ के रोजाना अमेरिका के बारे में यहाँ पे मुकालमे दर मुकालमा लिख रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा दुनिया को भी हक दीजिए, और इसमें घबराने की बात नहीं है। माशाल्लाह आप में इतनी जान और अगर अदम इस्तेहकाम है तो आपके अंदर इतनी एबिलिटी है कौम के तौर पे, आपके निज़ाम में, आपके तरीकों में, आपके इंस्टीट्यूशन में, कि आप उसमें से निकल सकते हैं। घबराने की बात नहीं होती। लोग दुनिया को बातें करने दीजिए। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे हक में बेहतर क्या है, और हम सबको मिलकर उस तरफ चलना है। तो हम कोई ऐसा बहरान नहीं है जो हल ना कर सके। चलें जी, एक ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं, और क्या हमारे दाखिली सियासी मामलात हम खुद ही हल कर लेंगे और डिटरमिन करेंगे, इसी के ऊपर कुछ मजीद गुफ्तगू इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि पाकिस्तान का दाखिली सियासी अदम इस्तेहकाम और बाहर से आने वाले बयानात, यहाँ से लोगों की बाहर मुलाकातें, खल्मे जलीलज़ाद की जानिब से भी जो आज ट्वीट्स किए गए। अब एक तरफ ईरान सऊदी अरब के हालात बन रहे, रूस यूक्रेन के मामलात हैं। IMF अब तक अपनी शराइत लेके बैठा है, पाकिस्तान को फैसिलिटेट करने को तैयार नहीं है। ज़ैगम खान साहब, ऐसी सूरत हाल में क्या हमारे हालात आलमी ताकतों को कह रहे हैं कि यहाँ पर मुदाखलत करने का माहौल बन रहा है? बन चुका है, और आलमी ताकतें नहीं, आप देखेंगे कि छोटे छोटे मुल्क भी अपने मफादात को पाकिस्तान में सिक्योर करने की कोशिश करेंगे और दुनिया इसी तरह चलती है। बैनुल अक़वामी ताल्लुकात इसी तरह चलते हैं। घबराने का वक्त है, हमें बहुत घबराना चाहिए। और देखिए, किसी का इक़्तिदार आला मुकम्मल नहीं होता। सब मुल्क, ख़ास तौर पे जो सुपर पावर्स नहीं हैं, वो दूसरे मुल्कों से और सुपर पावर्स से असरअंदाज होते हैं। हम होते रहे हैं। क्या एक एक फ़ोन कॉल पे हम बड़ी ताकतों की जंगों में नहीं कूदते रहे? उनके हुक्म पे हम पॉलिसियाँ नहीं बनाते रहे? पाकिस्तान में सिर्फ एक एटम बम ही तो नहीं है ना। और उस एटम बम का क्या करना अगर आपकी पॉलिसी साजी पर बैनुल अक़वामी इदारे, वो बैनुल अक़वामी इदारे जो बैनुल अक़वामी क़ुव्वतों के असर में हैं, वो आपको डिक्टेट करें कि आपने अपना स्टेट बैंक कैसे चलाना है, बजट कैसे बनाना है, टैक्स कैसे लगाने हैं, छोटी छोटी चीज़ों को, और बैनुल अक़वामी ताकतें आपको डिक्टेट करें। इस वक्त 3 कम अज़ कम मुल्क, या 3 आप ग्रुप्स कह लीजिए, अमेरिका, चीन और सऊदी अरब, और साथ आप UAE भी शामिल कर लीजिए, पाकिस्तान पर ज़बरदस्त लीवरेज हासिल कर चुके हैं पाकिस्तान की माशी कमज़ोरी की वजह से। और इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि तमाम इस लीवरेज को इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे अपने कौमी मफादात को यकीनी बनाने के लिए। वो 4 बड़ी चीज़ें जो फार्मूला होती हैं आपके मुल्क में मुदाखलत का और बाहर वालों के असरअंदाज होने का, वो चारों चीज़ें मौजूद हैं। मैं गिनवा देता हूँ। नंबर 1 जो आपने पूछा है, सियासी अदम इस्तेहकाम। नंबर 2 जिसकी तरफ मैंने पहले बात की, माशी अदम इस्तेहकाम। नंबर 3 आपके कमज़ोर इदारे और लीगल सिस्टम की कमज़ोरी। बैनुल अक़वामी मुआहदे तक आप नहीं कर सकते। वो मुआहदे करके आते हैं जो अपने गले पड़ते हैं, हर रोज़ जुर्माने देते हैं। ये हमारे इदारों की हालत है।
कितना असरअंदाज हो रहे हैं बाहर वाले कि सिर्फ आप ड्राफ्टिंग के काबिल भी नहीं है कि माहदे आपने क्या करने हैं बैनुल-अक़वामी मुल्कों से, दूसरे मुल्कों से और इदारों से और बैनुल-अक़वामी बिजनेस की एंटिटीज़ से। और आखिरी बात, एतमाद की कमी, कि जब अवाम को हुकूमत पर और इदारों पर एतमाद नहीं होता, तो ये आप मुझे बताइए इन 4 में से कौन सी चीज़ ऐसी है जो मिसिंग है, जिसकी वजह से पाकिस्तान पर इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता। और इस तमाम को जो सबसे आपने जो सवाल पूछा वो बहुत ही अहम है, क्योंकि बाकी जो 3 चीज़ें उनको एग्रेवेट और ख़राब करने वाली चीज़ आपका सियासी अदम इस्तेहकाम है। और अगर आपने रिवर्स करना है, रिवर्स गियर लगाना है, तो उसको शुरू भी सियासी इस्तेहकाम से करना होगा, इस्तेहकाम से किया जा सकता। ठीक है, अब सर साहब आपकी तरफ आऊंगी। यहाँ पर एक ये भी गुफ्तगू चल रही है कि लॉबिंग हो रही थी पीटीआर इमरान खान की जानिब से, तो क्या वो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल होना शुरू हो गई है? बदकिस्मती से यस, और बड़ी अफसोसनाक बात इसलिए है कि बात शुरू की और इस मुल्क में फसाद फैलाया गया, यहाँ पे बेयकीनी फैलाई गई जिसका आज हम शिकार हैं, और उस बुनियाद पे फैलाई गई कि अमेरिका ने साजिश की है, साइफर भेजा है और पता नहीं क्या क्या। वो लंबी स्टोरी थी जिसको बाद में फिर वाइंड अप करना भी मुश्किल हो गया, लेकिन होगी वाइंड अप। आप देखें, रॉबिन राफेल दूसरी दफ़ा पाकिस्तान आई है और 1 हफ़्ते के लिए वो यहाँ पे आई हुई हैं, और वो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट के एक मोहरा हैं। और वो क्यों हैं यहाँ पे, वो किस लिए, ज़ल्मे खलीलज़ाद क्यों इमरान खान के हक़ में और पीटीआई के हक़ में बयान दे रहा है, किन का एजेंट है ज़ल्मे खलीलज़ाद? और मैं ज़ैगम साहब की बात से मुत्तफ़िक हूँ, ये मुदाखलत, मैं कह रहा हूँ मुदाखलत होना शुरू हो चुकी है। IMF का क्यों डिले हो रहा है अभी तक, जो उनके साथ हमारा मुआहिदा है? ज़ल्मे खलीलज़ाद ने तो कह भी दिया है कि IMF से इस तरह प्रोग्राम आपका नहीं हो सकता अगर आपने पीटीआई इस तरह कभी खुल के, मुझे नहीं याद पड़ता कि इस तरह खुल के अमेरिका ने कभी पाकिस्तान की सियासत में किसी भी सियासी जमात की हिमायत की हो, और इससे ज़ाहिर हो रहा है। और मैं देखिए, मैं शहजाद चौधरी साहब की बात से पार्शली इत्तेफाक करता हूँ कि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो इतने, पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सकते हैं, इतने भी कमज़ोर नहीं है, लेकिन बहरहाल मुदाखलत होती है पाकिस्तान में। और इस वक्त चाइना और अमेरिका का जो टसल चल रही है उसमें पाकिस्तान एक मोहरा है, ये हमें बात माननी पड़ेगी। बात मुझे जिस बात पे मेरा ट्रस्ट नहीं है, मेरा ट्रस्ट टूट चुका है जिस बात पे, वो ये है कि पाकिस्तान का जो हुक्मरान तबका है, वो कोई भी हो, सिविलियन हो या मिलिट्री हो, वो इस तरह की सिचुएशन में पाकिस्तान के मफाद में फ़ैसला नहीं करता, वो ज़ाती मफाद में फ़ैसला करते हैं। मेरी कोशिश और दुआ ये है कि इस बार फ़ैसला पाकिस्तान के मफाद में हो। और जो ज़ैगम साहब ने कहा छोटे छोटे मुल्क, ये बिल्कुल ठीक है। दुबई क्या है? मुल्क भी नहीं है, लेकिन आप देखें उसने गवादर बंदरगाह हमारी को कामयाब अभी तक नहीं होने दिया, वो मुदाखलत कर रहा है, बलूचिस्तान में होती है। इसी तरह अमेरिका भी कर रहा है, इंडिया भी कर रहा है, अफगानिस्तान भी कर रहा है, ईरान भी कर रहा है। हम सबके लिए एक फुटबॉल है, क्योंकि हमारे माशी हालात ठीक नहीं है। हमारी माशी हालात ठीक, जिसके घर दाने उधर कमले भी सियाने, हमारे दाने पूरे नहीं होते भाईजान। भाई दाने पूरे नहीं होंगे तो फिर और कैसे होगा कुछ? इसार साहब, ये जो मुलाकातें, बयानात और पैगामात पाकिस्तान के लिए, क्या पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को कोई पैगाम दिया जा रहा है? देखिए, ये जो हमारा एक सवाल है ना कि क्या आलमी कुव्वतों की मुदाखलत को मौका मिल रहा है, मुझे ये बताइए कि ये आज जो हम बात कर रहे हैं, ये मोइन कुरैशी वर्ल्ड बैंक का मुलाजिम आके प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट हो गया था और शौकत अजीज़ आके डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर हो गया था, तो तब इस्तेकाम था और तब आलमी कुव्वतें जो थी वो कहीं वो फौत हो गई थी। भाई पाकिस्तान में कौन सा एक दौर बता दें जिसमें आलमी कुव्वतों की मुदाखलत नहीं थी? मैंने आपको 2 मिसालें दी कि मोइन कुरैशी साहब को शलवार में इज़ारबंद डालना नहीं आता था, उन्होंने गैलस लगाया उसके ऊपर। आप कहाँ की बातें करते हैं? क्या मुदाखलत इस नहज पर आ गई है कि हमारे सियासी फैसले वो कर रहे होंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं तो कह रहा हूं कि अब नहीं कर रहे, वो तो पता नहीं कब से कर रहे हैं। क्या आप मुझे एक बात का जवाब दें, क्या आप अपनी मर्जी से टैक्सेस लगा सकते हैं? क्या आप अपनी मर्जी से सब्सिडी दे सकते हैं? या तो टैक्सेस लगते हैं ना, लोग देते हैं। चले, वो तो एक अलग बात है। क्या नहीं दिया जाता है? आप 10 रुपए पेट्रोल पे कम करते हैं सब्सिडी, IMF आपसे कहता है जी क्यों कर रहे हैं आप आपके पास है क्या हाथ में? दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान कह रहे हैं आपके पास दाने ही नहीं है, जब आप पैसे उनसे मांग रहे हैं मुल्क चलाने को, तो शर्तें उनकी होंगी। वो कहते हैं ना, दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, लोगों ने मेरे सहन में रास्ता बना लिया। आप सारी जिंदगी दे जा सखिया मौला दे नाते, अल्लाह तेनू खुश रखे, ठीक है, जो दे उसका भला, जो ना दे उसका भी भला। और मांगने वालों की कौन सी कहने में कोई इस्तेकाम होता है? ये मांगने वाले भी बेगर्स कैन नॉट बी चूजर। माय लीडर शहबाज शरीफ सेड, माय लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर।
तो जब हमारा प्राइम मिनिस्टर ये बात मान रहा है कि हम भीख मांगने वाले हैं और हमारे पास कोई हक नहीं है, तो फिर इस पे तो बहस ही नहीं बनती भाई। वो पैसे देते हैं, दाने फेंकते हैं, हम उसके ऊपर नाचते हैं, और जब तक हमारे अंदर इस तरह के लोग मौजूद रहेंगे जो अपने भिखारीपन को फख्र से बताएंगे, हमारा हाल यही होगा जो हो रहा है। मगर भीख मांगते रहे और मुस्तकिल मांगते रहे, आसान ही लेने देगा IMF आपको। आगे बढ़ते हैं। तीसरा और अहम मामला, एक और बयानिया आज दिया गया है। आए रोज अपनी तकरीरों में कोई ना कोई ऐसा बयानिया दे रहे हैं कि जिनका तारीख की सच्चाइयों के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। IG पंजाब और IG इस्लामाबाद पर अपने कत्ल के मंसूबे का इल्जाम लगाते हुए इमरान खान ने यह दावा कर दिया है कि उनको मुर्तजा भुट्टो की तरह कत्ल करवाने का मंसूबा बनाया गया है। इमरान खान गुज़श्ता कई रोज से ये दावा करना भी शुरू हो गए हैं कि 70 की दहाई की तरह अक्सरियती मैंडेट तस्लीम न करके इसे अक़लियत में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास को अपने खिलाफ साजिश करार देते हुए इमरान खान ने कहा है कि इस इजलास में वो करने की कोशिश की जाएगी जो 70 और 71 में भी हुई, यानी अक़लियत कोशिश करेगी कि अक्सरियत को रेस से बाहर कर दिया जाए। इमरान खान ये बात करते हुए इस हकीकत को फरामोश कर रहे हैं कि 2018 के इंतखाबात की शफाफियत को अगर एक तरफ भी रख दिया जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुल वोटों के तनासुब से 31% वोट हासिल किए, तो मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद में शामिल नून लीग, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम और MQM के वोटों का तनासुब 40% वोटों से भी ज्यादा था। इन आदादो शुमार से साबित होता है कि किसकी अक्सरियत को अक़लियत और किस अक़लियत को अक्सरियत में तब्दील किया गया, और वो भी उस इस्टेब्लिशमेंट की मदद से जिस पर तनकीद के बगैर इमरान खान का अब कोई भी खिताब मुकम्मल नहीं होता। आप सबके लिए सवाल इस तरह से, मुश्तरका इजलास, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ साजिश, इमरान खान के इल्ज़ाम में कितनी सदाकत है? शहजाद साहब। अच्छा, मुझे इससे तो फर्क नहीं पड़ता कि इमरान खान इसके बारे में क्या कहते हैं। एक तो बेखैर उनके लिए मेरी तरफ से वैसे हैं कि अनसुलिस ये है कि खुदारा ये जो आप बार बार अपने खुदा न खासा जान के खतरे की बात करते हैं, इससे आपका जो कद है उसमें कमी आती है। ये तो अब आप इस फील्ड में हैं, इस फील्ड में फेस करना पड़ता है मुश्किलात को भी, और जैसे भी चैलेंजेस आते हैं उनको लीडरशिप का यही काम हुआ करता है। और खुदारा ये तो अल्लाह के हाथ में हम बिलीव रखते हैं कि ज़िंदगी पर उसको छोड़ें। मेरे हिसाब से अगर इस वक्त हमारी जो पार्लियामेंट अगर आज मिल रही है और मिली है और वो चलेगी, उसके 3 बुनियादी चीजें मुझे नजर आती हैं इस वक्त। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है या किया जाना चाहिए, पहला उनका नस्बो लैंड या ऑब्जेक्टिव ये है। नंबर 2, क्या इसके बाद इमरान खान और PTI पे कैसे काबू किया जाए। जब सुप्रीम कोर्ट काबू में आ जाए तो PTI और इमरान खान पे कैसे काबू किया जाए, क्योंकि वो दूसरा स्टेप होगा ऑटोमेटिक। और तीसरा, इन दोनों के साथ साथ जो तीसरी चीज है कि इलेक्शन को किस तरीके से डिले किया जा सके। पहले जो इशारा दिया जा रहा है वो ये कि इकट्ठे हो, मैं एग्री करता हूं उस चीज से बिल्कुल मुकम्मल तौर पे कि इकट्ठे ही होना चाहिए, और लेकिन सबको मिलकर फैसला करना चाहिए। और इनकी कोशिश होगी कि किसी तरीके से 1 साल और 2024 के अगस्त सितंबर तक ले जाया जाए। ये मुझे लगता है ये तीनों चीजें पाकिस्तान के हक में नहीं है, और अल्लाह करे कि जब ये बहस करें तो कोई ऐसी आवाजें जरूर निकलें जो पाकिस्तान के हक की बात करें, सिर्फ अपने सियासी मफाद की बात ना करें। ठीक है, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। अफसार साहब, आपके ख्याल में क्या वाकई इमरान खान के इस इल्जाम में कोई सदाकत है? देखें, हो सकता है सदाकत हो, मैं ये नहीं कहता इसमें सदाकत नहीं है, क्योंकि हमारी तारीख ऐसे खूनी वाक़यात से भरी पड़ी है जहाँ पे टारगेट किया गया सियासी रहनुमाओं को और मारा भी गया, उनको मार डाला गया। जुल्फ़िकार भुट्टो है, बेनज़ीर भुट्टो है, लियाकत अली ख़ान हैं, अकबर बुगटी हैं और मुर्तज़ा भुट्टो हैं, और भी मुझे अभी नाम फौरी तौर पे जो ज़हन में आ रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें इसलिए कोई ऐसा कोई मैं ये नहीं समझता कि ये बिल्कुल ही बेबुनियाद बात है, लेकिन मसला और है। मसला ये है कि इमरान खान की साख नहीं है, उनकी बात पे एतबार नहीं किया जा सकता। आप 35 पंक्चर से लेके देख लें, अभी ये साइफर वाला इशू जो मैं अभी आपको बता रहा था, और उसको छोड़ दें, पिछले साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से लेके मौजूदा DGISI से लेके डर्टी हैरी से लेके IG पंजाब, IG इस्लामाबाद, चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहसिन नकवी, किस किस पे इमरान खान ने अपने कत्ल का इल्ज़ाम नहीं लगा दिया। और शहजाद चौधरी साहब की बात बिल्कुल ठीक है, अगर आप अपने आप को इतना बड़ा सियासी लीडर समझते हैं तो बार बार अपनी मौत को कैश करवाने का इसका इल्ज़ाम लगा के आप हमदर्दी का वोट कैश करवाने की कोशिश करते हैं, तो इससे कोई आपका कद नहीं बढ़ता। लेकिन दूसरी तरफ जो बात एक और मैं उस पर करना चाहता हूँ, पार्लियामेंट जो कर रही है ना,
ना, अगर तो पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है तो मेरा ख्याल है कि ये गलत बात है। पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल नहीं करना चाहिए। पार्लियामेंट को चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अकाउंटेबल बनाए। उनका जो अपॉइंटमेंट का तरीकाकार है ना कि खुद ही मैंने अपॉइंट करना है, अपनी मर्जी का जज जूनियर उठा के ऊपर ले आना ताकि मैं वो मेरी उंगलियों पे नाचे, ये सिस्टम खत्म करें और इनको अकाउंटेबल बनाएं। जो ऑडियो लीक्स आई हुई हैं ना, जो ऑडियो लीक्स आई हुई हैं और जिसमें रिश्वत लेने के इल्जामात लगे हैं जजेस पे, अरबों रुपए की रिश्वत जजेस ने ली है फैसले हक में देने के, उस पर तहकीकात अगर पार्लियामेंट करवा लेना तो इस मुल्क के बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। तीसरी बात आखिरी ये है कि इंतखाबात एक वक्त पे होने चाहिए, क्योंकि अगर एक वक्त पे ना हुए तो हम एक ऐसे साइकिल में फंस जाएंगे, अगले 5 साल बाद फिर इसी स्टेज पे पहुंचे होंगे। ठीक है जी, ज़ैगम साहब आपकी तरफ आऊंगी। इमरान खान की जानिब से आज जो फिर इल्जामात कहूँ, दावे कहूँ, पर बिना सबूत के हैं और साथ ही वो डायलॉग की बात भी उनकी तरफ से आ रही है, तो आप क्या समझ रहे हैं कि वो जो इल्जामात लगा रहे हैं दुरुस्त है या जो वो डायलॉग की बात कर रहे हैं उसको यकीन कर लिया जाए? ये पहली साजिश है जो पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में हो रही है, जिसकी कार्रवाई बरह रास्त आप सब देख सकते हैं, पूरी दुनिया देख सकती है। एक तो कमाल की बात ये, इमरान खान के ख़िलाफ़ पहले अमेरिका ने साजिश की, फिर इस्टेब्लिशमेंट ने साजिश की, पंजाब के वज़ीर आला ने साजिश की, आसिफ जरदारी ने साजिश की, अब पार्लियामान ने भी साजिश कर दी। इमरान खान अपनी जान के ख़तरे की बात करके एक ऐसा हिस्टेरिया फैला रहे हैं जिसकी वजह से उनके नौजवान फॉलोअर्स रियासत के साथ टकरा रहे हैं और ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो इंतहा पसंद जमातों से वाबस्ता लोग किया करते हैं। जहाँ तक इजलास की बात है तो खुला इजलास है, ये पार्लियामान कर क्या सकती है? मकासद मैं इत्तफाक करता हूँ एयर मार्शल साहब की बात से, मकासद तो वही हैं, लेकिन इस मकासद को वो कैसे हासिल करेगी? पार्लियामान का मुश्तरका इजलास कैसे वो इलेक्शन मौखर कर सकता है जो आइन का तकाजा है? आइन में तरमीम वो नहीं कर सकते, नंबर्स नहीं है। जजों को अकाउंटेबल बनाने के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, उसमें भी आपको तरमीम करनी होगी, आइन में तरमीम करनी होगी, उसके लिए भी नंबर्स मौजूद नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा एक सियासी मकसद के लिए, सियासी दबाव इस्तेमाल करने के लिए वो इस इजलास को इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। अफसोसनाक बात मेरे लिए क्या है कि दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। ऐसा इजलास इस मकसद के लिए होना चाहिए था कि हम इन मसाइल से बाहर निकलते और इसमें पीटीआई को भी होना चाहिए था, होना चाहिए। ठीक है जी, इसार साहब देखें, बात यह कि इमरान खान जो भी कह रहे हैं, अगर जैसे बकौल हम सबकी एक परसेप्शन है कि जी वो जो कुछ कह रहे हैं हम ही कह रहे हैं, अगर वो जो कह रहे हैं वही पार्लियामेंट के इजलास में हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि जो बात वो कह रहे थे उनके पास उसके कोई ठोस सबूत थे और वो सामने भी आ गए। जो कहते हैं कोड़ी दा मैदान, वो सामने आ गया। दूसरी चीज़ ये कि पीटीआई पे पाबंदी लगा दें या इस तरह का कर दें तो कावां दे आखें टगे नहीं मरते होंगे। जो एक हकीकत सियासी है उसको कोई दुनिया की ताकत चैलेंज नहीं कर सकती। और चूंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, मैं सिर्फ 2 जुमले कहूँगा। काश पार्लियामेंट का आज का इजलास 23 करोड़ भूखे लोगों के मसाइल के हल के लिए होता। काश आज ये तय किया जाता कि आने वाले दिनों में इन गरीबों को किस तरह रिलीफ दिया जा सकता है, इन्हें जिंदा रहने का जवाब कैसे दिया जा सकता है, लेकिन वो दे ही नहीं सकते। पार्लियामेंट में वही लोग बैठे हैं जिनकी वजह से महंगाई है, जिनकी वजह से इजलास जो है नहीं मिल रहे, जिनकी वजह से गरीब आदमी का जीना मुहाल हो गया। तो महंगाई के लिए हो भी नहीं रहा है, नहीं ना हो, लेकिन कोई इजलास तो हो जाए गरीब आवाम के लिए जिनके पैसों के ऊपर आप इतनी बड़ी पार्लियामेंट चला रहे हैं। खाली इमरान खान आपका किसी ने सुन ली तो इंतजार करते हैं कि पार्लियामान का कोई इजलास 23 करोड़ आवाम के लिए भी हो जाए। आप चारों का बहुत शाम का वक्त खत्म हो गया, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।